नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप पाठक आप सभी का पाठक क्लास है जयपुर में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम जेट आईसीआर नीट बीएचयू की केमिस्ट्री की बातें कर रहे हैं, केमिस्ट्री के लेक्चर्स की बातें कर रहे हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था केमिकल काइनेटिक्स, मतलब बोले तो रासायनिक बलगतिकी। आ जाएंगे, कॉपी खोल लेंगे आप लोग। केमिकल काइनेटिक्स। बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स के 2 लेक्चर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज ये हमारा रहेगा L3, लेक्चर नंबर 3। चलो चलो चलो, आप भी डाल लिया करो L3, उसी हिसाब से पढ़ा करो। चलो, आज L1 पढ़ लिया, कल L2, L3, इस तरह से। तो रासायनिक बलगतिकी के अंदर जो हम बातें कर चुके हैं वो पहले डिस्कस करते हैं कि क्या क्या बातें कर चुके हैं। सबसे पहले हम रासायनिक बलगतिकी की परिभाषा की बात कर चुके हैं। हम बात कर चुके हैं बच्चों अभिक्रिया दर या अभिक्रिया वेग के बारे में। हम बात कर चुके हैं अभिक्रिया दर, रेट ऑफ रिएक्शन का प्रदर्शन किस तरह से करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। हम बातें कर चुके हैं दर को प्रभावित करने वाले कारकों की। और लास्ट लेक्चर में जो हमारी बातें चल रही थी वो बातें चल रही थी मॉलिक्यूलरिटी की, जिसे हम बोला करते हैं बच्चों अणु संख्यता। आ जाएंगे आप। हम टॉपिक को अब आगे बढ़ाएंगे। बहुत ही मजेदार लेक्चर होने वाला है, इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है और आपको मजा भी बहुत आने वाला है। यदि आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, पेन और कॉपी लेकर के बैठे हो, तो फिर आप इस लेक्चर को बीच में छोड़ करके नहीं जा सकते। ये मेरा आपसे दावा है। ना लाइक करने की कहता हूं, क्या वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, कुछ मत करो, कुछ मत करो बच्चों। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप लाइक करेंगे, कमेंट करें, शेयर करें, मुझे ज़रूरत नहीं है। चैनल आपका है, आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। यदि आपको पसंद आएगा, मेरा कंटेंट अच्छा होगा, पढ़ाने का तरीका अच्छा होगा, आप लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। क्लियर है? अच्छा लगे तो करो, बुरा लगे तो भी करो, फिर डिसलाइक करो। ठीक है, नीचे वाला होता है ना वो डिसलाइक होता है। यदि बुरा लग रहा है तो आप डिसलाइक जरूर कीजिएगा। ये नहीं गुरुजी हमारे चलो लाइक कर देते, नहीं, वो गलती है आपकी। चलते ही तो प्यारे बच्चों, हम बातें मॉलिक्यूलरिटी की कर रहे थे। टॉपिक को आगे लेकर के चलेंगे, कहानियों को। हाँ, चलिएगा। मॉलिक्यूलरिटी, अणु संख्यता। तो बच्चों, मॉलिक्यूलरिटी का मतलब मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारक के मोल की संख्या। क्या था? क्रिया कारक के मोलों की संख्या। बच्चों, उत्पाद के मोलों को काउंट नहीं करना है। कुछ बच्चे बस शुरू हो जाते हैं, क्रिया कारक के मोल भी काउंट कर लेते हैं, उत्पाद के मोल भी काउंट कर लेते हैं। तो केवल और केवल हमें किसके मोल, केवल क्रिया कारक के मोलों को ही काउंट करना है। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी काफी एग्जांपल इसके बताए थे। PCl5 इक्वल टू PCl3 प्लस Cl2। तो अब यहां पर हम बच्चों देखते हैं तो PCl5 का कितना मोल है? 1। इसके आगे कितना लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। क्लियर? तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो गई है हमारी 1, M इक्वल टू 1। और देखेंगे बच्चों 2SO2 प्लस O2 इक्वल टू 2SO3। हाँ बच्चों, यहां पर हम देखते हैं तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी देखिएगा, SO2 के कितने मोल हैं? 2। और O2 का कितना मोल है? 1। आगे कुछ नहीं लिखा होता, इसका मतलब 1 होता है बेटा। तो 2 और 1 3। तो यहां पर हमारी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 3। बोलिए, बात क्लियर है? एक एग्जांपल और, एक के बाद ये देखेंगे 2HI इक्वल टू H2 प्लस I2। ठीक है, बोलो बेटा इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? आगे देखो, ये रो कितनी हो गई इसकी मॉलिक्यूलरिटी? 2, M इक्वल टू 2, M इक्वल टू 2। बोले बेटा, बात क्लियर है? अब सुनेंगे मेरी बातों को। मैं लास्ट क्लास में जो आपके लिए कुछ बातें बता रहा था वो देखिएगा। मैंने आपसे कहा था बच्चों की मॉलिक्यूलरिटी जो है, तो मॉलिक्यूलरिटी कैसी राशि है? सैद्धांतिक राशि है। सैद्धांतिक। सैद्धांतिक का मतलब मैंने आपको बताया था बच्चों, सैद्धांतिक का मतलब हम अभिक्रिया को देख करके मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हैं, किसी भी प्रकार के प्रयोग की जरूरत
नहीं है, प्रयोगशाला में जाने की हमें जरूरत नहीं है। अभिक्रिया देखेंगे और हम डायरेक्ट उसकी मॉलिक्यूलरिटी को बता देंगे। इसलिए ये कैसी राशि है? सैद्धांतिक। आप लोग मुझे देख रहे हो, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप मुझे देख करके बता सकते हो। वीडियो लेक्चर आप मेरा देख रहे हैं मोबाइल में या लैपटॉप, जहां भी आप मेरे को देख रहे हैं वीडियो लेक्चर, आप मुझे देख करके कुछ चीजें मेरे बारे में बता सकते हो, ठीक है। जैसे कि पाठक सर जो हैं वो आज कुछ चेक शर्ट पहन के आए हैं। आज पाठक सर ने ना शेविंग नहीं करवा रखी है, बाल बड़े बड़े हो गए। तो ये सारी चीजें क्या आपको मुझ पर कोई प्रयोग करना पड़ रहा है? क्या मुझसे पूछना पड़ रहा है? नहीं, बस मुझे देख रहे हो और मुझे देख करके आप पता लगा रहे हो, बता रहे हो। इसका मतलब ये कौन सी चीजें हैं? सैद्धांतिक चीजें हैं। क्लियर है? लेकिन यदि अब मैं आपसे कहता हूं बच्चों कि इस टॉपिक के मॉलिक्यूलरिटी के टॉपिक के बाद में मैं आपको दूसरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, माना कि अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि। अब आप मुझे बताइएगा कि बताओ कि मैं कोटि जो पढ़ाऊंगा वो बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा या बहुत बुरा पढ़ाऊंगा? कोटि को मैं आपके लिए बहुत अच्छा समझाऊंगा या बहुत बुरा समझाऊंगा? आप क्या कहोगे? सर पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना, आप पढ़ाओगे, हम देखेंगे, पढ़ करके तब बताएंगे कि आप कोटि को बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हो या कोटि को बहुत बुरे से पढ़ा रहे हो। तो फिर यह चीज कैसी हो गई? प्रायोगिक। जब तक आप प्रायोगिक रूप से देखेंगे नहीं, कोटि को मेरे पर पढ़ते हुए देखेंगे नहीं, तब तक आप नहीं बता सकते कि मैं कैसा पढ़ाने वाला हूं। तो जो चीजें हमें आंखों से देख करके पता चल जाए वो चीजें सैद्धांतिक होती हैं, और जिसके लिए किसी प्रयोग की जरूरत होती है, किसी एक्सपेरिमेंट की जरूरत होती है, प्रयोगों के आधार पर जब बताया जाता है तो वो चीज प्रायोगिक राशि होती है। तो मॉलिक्यूलरिटी जो है बच्चों, ये हमारी सैद्धांतिक राशि है, थ्योरेटिकल क्वांटिटी है। सेकंड बात मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताई थी कि मॉलिक्यूलरिटी का मान कभी भी जीरो नहीं होगा। जीरो के अलावा इसका मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। इसका जो मान है बच्चों वो फ्रैक्शनल भी नहीं होगा, भिन्नात्मक भी नहीं होगा। इसका जो मान है बच्चों वो कभी भी इनफाइनाइट नहीं होगा, और इसका मान कभी भी इमेजनरी भी नहीं होगा। इमेजनरी बोले तो काल्पनिक नहीं होगा। इस पॉइंट को बिल्कुल याद रखना होगा बच्चों कि कभी भी अणु संख्यता का मान ऋणात्मक, भिन्नात्मक, अनंत या फिर काल्पनिक नहीं होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप नोट करेंगे और मोस्ट भी डालेंगे प्यारे बच्चों। सामान्यतः अणु संख्यता का मान 3 या 3 से अधिक 3 या 3 से अधिक नहीं होता। तो अणु संख्यता का जो मान है बच्चों वो 1, 2, 3 तक ही हो सकता है, ठीक है। जनरली इसका मान 3, सामान्यतः अणु संख्यता का मान 3 से अधिक नहीं होता, ठीक है ना। 3 तो होता है, ठीक है ना। तो ऐसे लिख सकते थे, भले ही 4 या 4 से अधिक नहीं हो सकता, या कह सकते हैं कि 3 से अधिक नहीं हो सकता। पहले कारण सुनेंगे कि क्यों नहीं हो सकता बच्चों। इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं, आइए। पहले तो आप ये सुनिएगा कि मॉलिक्यूलरिटी का जो मान है वो 4 या 4 से ज्यादा नहीं होता। 4 या 4 से ज्यादा नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसका कारण सुनिएगा। भाई मॉलिक्यूलरिटी 4 या 4 से ज्यादा होती है ना बेटा, तो इस स्थिति में नोट करा करो बेटा, हर पॉइंट को नोट किया करो। टक्कर जो होंगी, टक्कर प्रॉपर नहीं होंगी। सर ये नई चीज आ रही है, हाँ बेटा, प्रॉपर टक्करें नहीं होंगी जिससे रिएक्शन नहीं हो पाएगी। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि किसी भी अभिक्रिया के होने के लिए टक्करों का होना जरूरी है बच्चों। तो मॉलिक्यूलरिटी यदि 3 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो हमारे क्रियाकारक के जो अणु हैं वो सही तरीके से प्रॉपर डायरेक्शन में टकराते हैं। प्रॉपर डायरेक्शन में जब क्रियाकारक के अणु टकराएंगे तो फिर प्रोडक्ट बनेगा।
रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी। लेकिन यदि मॉलिक्यूलरिटी किसी रिएक्शन के लिए 4 या 4 से ज्यादा आ रही है, इसका मतलब आपने मॉलिक्यूलरिटी को सही से नहीं निकाला है। मॉलिक्यूलरिटी का मान 4 या 4 से ज्यादा नहीं होगा। एक उदाहरण की बातें करते हैं, आप आएंगे मेरे पास में। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बच्चों। तो इस रिएक्शन को यदि हम देखते हैं बच्चों, तो हमको पता चलता है कि इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है वो मॉलिक्यूलरिटी 5 है जी। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, 4 तो ये रहा और एक ये रहा, 4 और 1 O2 का 1 मोल है ना बेटा। कभी भी ये मत देखा करो ऐसे गलती ना, 4 और 2 6 हो गई, क्या कर रहे हो यारो? 4 और 1 5, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? 5। क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि मॉलिक्यूलरिटी का जो मान है वो 4 या 4 से ज्यादा होने की संभावना नहीं होती। इसका मतलब फिर ये गलत है। जब ये गलत है तो सही क्या है? अब ध्यान से सुनेंगे। चलिएगा फोल्डर को चेंज करते हैं हम। यदि आप परेशान हो गए हो इन बातों से तो हम फोल्डर को चेंज करते हैं। आइएगा, हम बॉलीवुड से आपको लेकर चलते हैं टॉलीवुड। आइए बच्चों, रिएक्शन जो होती हैं वो 2 तरह की होती है। एक होती है हमारी सिंपल रिएक्शन और दूसरी हुआ करती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सामान्य अभिक्रिया या साधारण अभिक्रिया, और दूसरी होती है हमारी जटिल अभिक्रियाएं। ठीक है, अब इन दोनों में मतलब क्या है वो सुनिए। सिंपल रिएक्शन का मतलब होता है बेटा जो रिएक्शन एक ही पद में कंप्लीट हो गई। जो रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है, एक ही पद में कंप्लीट होती है, वो होती है हमारी सिंपल रिएक्शन। और जो रिएक्शन एक से ज्यादा पदों में संपन्न होती है वो होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर क्या लिख देंगे? केवल इतना ही लिख लो, ओनली एक स्टेप। ठीक है, और यहां क्या हो जाएगा? मोर देन 1 स्टेप प्रेजेंट। यदि अभिक्रिया एक ही पद में कंप्लीट हुई तो फिर वो सरल प्रकार की अभिक्रिया है, और यदि अभिक्रिया एक से अधिक पदों में संपन्न हुई बच्चों तो फिर वो जटिल अभिक्रिया है। अभी हमने जो रिएक्शन देखी थी उस रिएक्शन के लिए, उस रिएक्शन को मैं दोबारा लेके आऊंगा प्यारे बच्चों, दोबारा लेकर के आऊंगा उस उदाहरण को। 4HBr प्लस O2 इक्वल टू 2Br2 प्लस 2H2O। ठीक है, अब देखिए ये जो रिएक्शन है, मैंने अभी कहा आपसे कि रिएक्शन को देखकर ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा महसूस होता है, दिल कुछ कुछ कहता है कि इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 5 है। नहीं बच्चों, मॉलिक्यूलरिटी 5 नहीं है, क्योंकि आप इसको सिंपल रिएक्शन समझ रहे हो। ये सिंपल रिएक्शन नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो फिर ये एक पद में हो ही नहीं सकती। ठीक है, एक से ज्यादा पदों में होगी। हमें इसकी क्रियाविधि देखनी होगी बच्चों। जटिल अभिक्रियाओं के लिए हमें क्या देखनी होती है? क्रियाविधि देखनी होती है। अब ध्यान से सुनिए, क्या देखनी होगी? क्रियाविधि। कि भाई सर आपने कहा कि यह अभिक्रिया जटिल है, जटिल है तो ये पक्की बात है कि एक पद में तो संपन्न होने वाली है नहीं। एक ही पद में ऐसा नहीं हो गया होगा कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में बदल गए हो एक ही स्टेप में, ऐसा नहीं हुआ है। एक से ज्यादा स्टेप में ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदले होंगे, एक से ज्यादा स्टेप में। दिखाता हूं, आइएगा। क्रियाविधि बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये ध्यान रखना है आपको। तो क्रियाविधि के अंदर ये जो रिएक्शन है बच्चों, ये 3 पदों में कंप्लीट होती है। मैं यहां लिखूंगा स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट क्लियर? देखेंगे स्टेप फर्स्ट को, HBr प्लस O2 इक्वल टू HOOBr। यह है इसका फर्स्ट स्टेप। ठीक है, आपको रटना नहीं है, क्रियाविधि को याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आपको बता देंगे कि क्या पूछ सकता है वो आपसे। सेकंड स्टेप को देखिए बेटे, स्टेप सेकंड में क्या होगा? उठा करके लाएंगे उस प्रोडक्ट को, HOOBr प्लस HBr। HBr 4 है हमारे पास में, HBr फिर इससे रिएक्शन करेगा HBr। क्लियर? और हमारा
यहां बनेगा 2HOBr। ठीक है ना, 2H है, 2H है, 2 O है, 2 O है, Br भी 2 है, Br भी 2 है। बात क्लियर। अब देखेंगे स्टेप थर्ड को, दिख रहा है क्या बच्चों नीचे, ये देख लेना एक बार बेटा। स्टेप थर्ड में उठा करके लाएंगे HOBr को, HOBr ठीक है, प्लस HBr, फिर से HBr से रिएक्शन होगी, यहां से हमारा बनेगा Br2 प्लस H2O, Br2 प्लस H2O। सर अरे बोलो समझ में आया? चलिए बेटा, और इंटू 2, सर ये इंटू 2 क्यों किया है? सब समझ में आ रहा है आपके में, 2HOBr थे यहाँ, ये भी 2HOBr थे, 2 HBr हमने उपयोग ले लिए थे, एक और एक 2, बात समझ में आ रही है? 2 HBr उपयोग ले लिए थे, कितने बचे थे? 4 में से 2 उपयोग ले लिए तो 2 बचे, ये लो, इसलिए 2 का गुणा किया है। यह है इस अभिक्रिया की क्रियाविधि बच्चों, 3 पदों में अभिक्रिया कंप्लीट हुई है। क्लियर? अब देखिए प्रत्येक स्टेप के लिए हमें मॉलिक्यूलरिटी बतानी होगी। यदि जटिल अभिक्रिया है तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी जो होती है वो प्रत्येक पद के लिए अलग अलग बतानी होगी। मॉलिक्यूलरिटी हमने देखा और बता दी थी 5, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, रॉन्ग करो आगे। ठीक, 3 स्टेप हैं और तीनों ही स्टेप की हमें मॉलिक्यूलरिटी बतानी होगी, और आप अच्छे से देख सकते हो, 1 और 1 2 मॉलिक्यूलरिटी देखिए इस रिएक्शन की, इस स्टेप की तो 2 है, इसकी भी 2 है और इसकी भी 2 है, तो यहां पर हमारी जो मॉलिक्यूलरिटी होती है बच्चों, वो मॉलिक्यूलरिटी होती है 2। तो मैंने ये उदाहरण देकर के आपको ये क्लियर करने की कोशिश की है कि अणु संख्यता का मान यदि किसी अभिक्रिया के लिए 3 या 3 से ज्यादा आ रहा है तो इस स्थिति में वो अभिक्रिया पक्का ही जटिल अभिक्रिया है, और जटिल अभिक्रिया है तो उसे आपको क्रियाविधि लिखनी होगी, और क्रियाविधि लिखने के बाद बताना होगा कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है। बात समझ में आ जानी चाहिए बच्चों कि मॉलिक्यूलरिटी का मान 3 या 3 से ज्यादा नहीं होता। यदि मॉलिक्यूलरिटी का मान आपका 3 या 3 से ज्यादा आ रहा है तो वो गलत है, इसका मतलब वो अभिक्रिया आपने सरल मानी है, लेकिन वो सरल नहीं है, वो कैसी है? वो जटिल है, और जटिल है तो फिर क्रियाविधि को लिखना होगा, और क्रियाविधि को लिखने के बाद बताना होगा कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है। मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था, आप इसको नोट करेंगे, छापा छुपी करेंगे। जल्दी से नोट करें बेटा। और यदि आपको यह भी पता लगाना हो कि आपकी क्रियाविधि सही है या गलत है, ठीक है, तो इसको भी चेक करना बता देंगे कि आपने जो 3 स्टेप ये लिखे हैं क्रियाविधि के, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई स्टेप हमने गलत कर दिया हो। ठीक है, तो तीनों स्टेप को जोड़ के देख लिया करो, ध्यान दो पूरा, तीनों स्टेप को जोड़ के देख लो। तीनों स्टेप को जोड़ने पर यदि हमारी ये मूल रिएक्शन आ गई, ध्यान दो बच्चों, हमने क्रियाविधि तो लिख दी, क्रियाविधि का रट्टा भी मार लिया, एग्जाम देने भी चले गए, लेकिन एकदम से मान लो कंफ्यूज हो गए कि यार इस स्टेप में था, ये था, क्या था, कहीं क्रियाविधि गलत तो नहीं लिख दी। तो बेटा स्टेप, जितने भी स्टेप है उन सबको जोड़ के देख लो। जोड़ने के बाद में यदि आपकी मूल रिएक्शन, अरे इसी रिएक्शन की तो है ना ये क्रियाविधि, यदि मूल रिएक्शन आपकी प्राप्त हो जाती है तब तो क्रियाविधि आपकी सही है, अदरवाइज गलत है। चलिए हम इसको जोड़ करके देखते हैं, तोड़ करके देखते हैं बच्चों। HOOBr से मर गया HOOBr, दोनों अपोजिट साइड हैं, क्लियर। HOBr, 2 HOBr से 2 HOBr मर गए, सर 2 नहीं है, 1 है बेटा, 2 है, पीछे 2 का गुणा हो रहा है, इसका मतलब 2 है ये। 2 HOBr से 2 HOBr खत्म हो गए। बोलिए बात क्लियर है क्या? और कोई खत्म होने की संभावना? मुझे नहीं लग रहा कि और कोई संभावना होगी। अब देखो HBr लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, 1 2 और 2 4, ठीक है, तो 4 HBr है प्लस O2, अरे O2 तो पता है केवल, प्लस O2 इक्वल टू, इधर चलेंगे प्रोडक्ट की ओर, प्रोडक्ट की ओर देखेंगे 2 Br2 प्लस 2 ही H2O। देखिएगा मूल रिएक्शन देख लो, और हमने तीनों स्टेप को जोड़ करके जो रिएक्शन लिखी है वो देख लो, सेम रिएक्शन प्राप्त हुई है। इसका मतलब हमने क्रियाविधि में कहीं कोई गलती नहीं की है। बात समझ में आ जानी चाहिए बच्चों। ये हमने मॉलिक्यूलरिटी की बात की है कि मॉलिक्यूलरिटी का मान 3 या
4 या 4 से ज्यादा यदि आ रहा है तो आपको क्रियाविधि लिखनी होगी और प्रत्येक पद के लिए मॉलिक्यूलरिटी बतानी होगी, प्रत्येक पद के लिए मॉलिक्यूलरिटी बतानी होगी। आगे चलते हैं। ये हमने बातें की हैं बच्चों मॉलिक्यूलरिटी के बारे में, आपको लेकर के चलूंगा एक नई दुनिया की ओर। चलिए आएंगे बच्चों, हम बात करेंगे दर नियम या वेग नियम। दर नियम या वेग नियम की बातें करेंगे, जिसे हम कहते हैं रेट लॉ। रेट लॉ की बातें करेंगे, ठीक है। आ जाएंगे प्यारे बच्चों, बिल्कुल इजी सी बात है। देखेंगे इधर बच्चों, कोई रिएक्शन हमारी हो रही है A + B = प्रोडक्ट, ठीक है। पूरा ध्यान आपका यहीं पर होना चाहिए क्योंकि धीरे धीरे चैप्टर भी कठिनाई की ओर बढ़ेगा। अब A + B से प्रोडक्ट, ये हमारी कोई जनरल रिएक्शन हो रही है, कोई सामान्य रिएक्शन हो रही है, तो इसकी जो दर होगी R, ये गुलबर्गा बागे में मैंने आपको बताई हुई है कि दर जो होती है वो समानुपाती होती है क्रिया कारकों की सांद्रता के गुणनफल के। इस अभिक्रिया के लिए क्रिया कारक कौन है बच्चों? A और B। तो अभिक्रिया की दर समानुपाती होगी A की सांद्रता गुणा B की सांद्रता, ठीक है। A की सांद्रता की घात m और B की सांद्रता की घात n। अब ये बीमारी कौन है? ये घात m और घात n कहां से आई? यहां तो कहीं थी नहीं। हाँ बेटा, बिल्कुल नहीं थी। सुनिएगा तो फिर बातों को। ये m और n है क्या? m जो है वो A का प्रायोगिक मोल है और n जो है वो B का प्रायोगिक मोल है। ये लो, पहले तो फंस रहे थे कि सर m और n क्या है। सर ने सुलझाने की कोशिश की और ज्यादा उलझा दिया, नई बीमारी ला दी, प्रायोगिक मोल। सर पढ़ा रहे हो या उलझा रहे हो? उलझा के पढ़ा रहा हूं बेटी, सुन। तो फिर ये m जो है वो A का प्रायोगिक मोल है, n जो है वो B का प्रायोगिक मोल है। बच्चों ये रिएक्शन हुई A + B = प्रोडक्ट, ठीक है। मैं प्रयोगशाला में गया और मैंने A की सांद्रता को दुगना किया। ध्यान से सुनिए, जैसे ही मैंने A की सांद्रता को दुगना किया, मुझे पता चला कि वेग जो है, अभिक्रिया का जो वेग है वो भी 2 गुना हो गया। या मैंने इसको 2 गुना किया लेकिन वेग 4 गुना हो गया। मैंने इसको 2 गुना किया लेकिन ये 8 गुना हो गया वेग। मैंने इसको 2 गुना किया, उदाहरण ले रहे हैं, 2 गुना किया, हो सकता है कि जो वेग है उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। हो सकता है कि B को 2 गुना किया तो वेग भी 2 गुना हो गया। B को 2 गुना किया तो हो सकता है कि वेग 8 गुना भी हो गया। ये सारी बातें कहां पता लगेगी? कहां पता लगेगी ये सारी बातें कि किसकी सांद्रता को बढ़ाने पर या किसकी सांद्रता को 2 गुना करने पर वेग कितना गुना हो रहा है? सर ये तो प्रयोगशाला में पता लगेगी। बिल्कुल, ये बात तो प्रयोगशाला में पता लगेगी कि किस क्रिया कारक की सांद्रता पर वेग किस प्रकार निर्भर कर रहा है, किस क्रिया कारक की सांद्रता पर वेग निर्भर कर भी रहा है या नहीं कर रहा। ये सारी बातें अभिक्रिया को देख करके पता नहीं लगा सकते हम। अणुसंख्यता जो थी उसका पता हम अभिक्रिया देखकर लगा सकते हैं, लेकिन ये जो हम वेग नियम लिख रहे हैं, जो दर नियम लिख रहे हैं, जो दर समीकरण लिख रहे हैं बच्चों, ये प्रयोगशाला में लिखी जाती है। अभिक्रिया को देख करके दर समीकरण को लिखना पॉसिबल नहीं होता। अभिक्रिया का वेग किस क्रिया कारक पर निर्भर किया और कितना किया, इस बात का पता अभिक्रिया को देखकर हम कैसे बता सकते हैं? कैसे बता सकते हैं हम? आप मुझे देख करके कैसे बता सकते हो कि मेरे पर केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर बहुत अच्छे से आते हैं, कौन से बिल्कुल ही नहीं आते?
या बायोलॉजी में मुझ पर कितना आता है कितना नहीं आता, आप मुझे देख करके ये बात नहीं बता सकते, ये तो आपको प्रयोग करना होगा, मेरे पर पढ़ करके देखना होगा। यही तो मैं कह रहा हूं आपसे कि m और n जो ये घात हैं, इनका निर्धारण जो है वो कहां पर होता है, प्रयोगशाला में होता है। कि वेग जो है वो a की सांद्रता की कौन सी घात पर निर्भर कर रहा है और b की सांद्रता की कौन सी घात पर निर्भर कर रहा है। ये निर्भरता का पता तो कहां लगेगा बच्चों, प्रयोगशाला में लगेगा, लेबोरेटरी में लगेगा। बात क्लियर होनी चाहिए, m और n कहां से आए हैं। ठीक है, चलिए सब समझ में आएगा प्यारे बेटा, सब आएगा। हम चलते हैं कहानियों को आगे की ओर ले चलते हैं और समानुपाती को हटाते हैं और एक नियतांक लगा देते हैं k। r इक्वल टू k, a की घात m और b की घात n। ठीक है, तो दर नियम आपकी समझ में आ गया होगा। दर नियम मैंने बोल दिया था, नोट कर सकते हो आप कि अभिक्रिया का जो वेग होता है, ठीक है ना, अभिक्रिया की दर या वेग कुछ बोल लो, अभिक्रिया का जो दर होती है वो क्रिया कारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती, क्रिया कारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती। गुणनफल भी नहीं भी लगाएं, मान लो एक ही क्रिया कारक पर गुणा कहां से होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं कि अभिक्रिया की दर क्रिया कारकों की सांद्रता के समानुपाती, क्रिया कारकों की सांद्रता के समानुपाती। ठीक है, चलिए R इक्वल टू के कहां से आया है दोबारा बताऊंगा। समानुपाती को मैंने हटाया था, समानुपाती को हटाया तो एक नियतांक लगाया, कौन, के। बच्चों यही है हमारी दर समीकरण, दर समीकरण इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेट इक्वेशन, रेट इक्वेशन। ठीक है, रेट इक्वेशन। चलो बेटा आगे चलें, चलो एक दो बात बताओ। चलो पहले तो ये बताओ कि रेट इक्वेशन जो है इंपॉर्टेंट सी बातें हैं, ये कैसी राशि है बताइए। रेट इक्वेशन प्रायोगिक है या सैद्धांतिक है? प्रायोगिक है ना, मैंने अभी कहा था कि रेट इक्वेशन प्रायोगिक राशि है, प्रयोगशाला में जाके पता चलेगा कि वेग किस पर निर्भर कितना कर रहा है। तो रेट इक्वेशन जो है बच्चों ये प्रायोगिक राशि है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है बच्चों, ये प्रायोगिक राशि है। और प्रायोगिक राशि है तो फिर ये भी समझ में आ गया होगा अभिक्रिया को देखकर नहीं लिखा जा सकता। प्रायोगिक है तो फिर अभिक्रिया को देखकर रेट इक्वेशन नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। क्लियर है बातें, रेट इक्वेशन को नहीं लिखा जा सकता। चलें आगे चलें, चलिए सेकंड बात को नोट करें बेटा। बताइए यहां एम क्या है। सर एम आपने लिख दिया था ऊपर, आप भूल गए क्या? नहीं नहीं भूला नहीं हूं मैं, दूसरी बातें बता रहा हूं। एम जो है बच्चों यहां पर वो है एक के लिए कोटि। सर नई बीमारी ले आए कोटि, नहीं बेटा प्यारी प्यारी चीजें हैं, बड़े मजे आने वाले हैं। ठीक है, तो ए के संदर्भ में कोटि कितनी है एम, और बी के संदर्भ में कोटि कितनी है बेटा बोलो, एन क्या है यहां पर, बी के संदर्भ में कोटि, संदर्भ यानी के लिए, संदर्भ में कोटि, ये लो। ठीक है, तो एम क्या है यहां, ए के लिए कोटि है, और बी क्या है, एन क्या है, बी के लिए कोटि है। ठीक है, एम का मान, सर एम का मान क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एम का मान कुछ भी हो सकता है, पूर्ण संख्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, भिन्नात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अणुसंख्यता के अंदर बहुत प्यार से कहा था मैंने कि अणुसंख्यता का मान जीरो, भिन्नात्मक, ऋणात्मक नहीं हो सकता। मैं यहां गर्व के साथ कह रहा हूं कि इस एम का जो मान है कुछ भी हो सकता है, एन का मान भी कुछ भी हो सकता है, कुछ 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 भी हो सकता है, तो तेरा मान भी कुछ भी हो सकता है। ये लो बेटा, सारी बातें समझ में आ रही होंगी यारो, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है यारो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है ये, समझ में आ गया है। तो एम क्या है, ए के लिए कोटि है, एन क्या है, बी के लिए अभिक्रिया की, बी के लिए कोटि है। सर ये कोटि कौन है, रुको ठंडा करो, थोड़ी देर में वहीं पहुंचेंगे, बड़ी लंबी लंबी बातें करेंगे बेटा कोटि की। तो क्लियर है, रेट इक्वेशन कैसी राशि है, प्रायोगिक राशि है, अभिक्रिया को देख करके रेट इक्वेशन को नहीं लिखा जा सकता है।
दूसरी बात मैंने क्या कही कि ये जो कोटि है m और n जो है, m क्या है a के लिए कोटि, n क्या है b के लिए कोटि। इनका मान पूर्ण संख्या हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, भिन्नात्मक हो सकता है, जो मन करे कुछ भी हो सकता है। चले आगे। हाँ तो बेटा ये बात हमारी क्या हो गई है, दर नियम की बात हो गई है, दर नियम या फिर वेग नियम। कोटि किस तरह निकालते हैं आपको पता चल गया है। ये m क्या है a के लिए कोटि और n है यहां पर b के लिए कोटि। चलिएगा बातों को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो बेटा, अब यदि आपसे कहा कि अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि बताओ, इस वाली अभिक्रिया की बतानी बेटा है ना, अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि का मतलब क्या है, सुनिए। अभिक्रिया की कोटि बतानी हो ना बेटा, तो ये जो हमारे क्रिया कारकों की जो सांद्रता पदों की घात है, कौन कौन सी घात है, m और n, इन दोनों को जोड़ दो। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगा यहां पर बोलो, m प्लस n। ये लो, क्या होगा यहां पर अभिक्रिया की कोटि, m प्लस n। कुछ एग्जाम्पल आपके लिए करवाता हूं, देखेंगे इधर। मैंने लिखा बच्चों r इक्वल टू के, a की घात 1 b की घात 0। क्या है ये, दर समीकरण है, दर समीकरण को पहचाना सीख गए हो आप, ठीक है ना। तो मैंने कहा इसके लिए कोटि बताओ, तो आराम से इसके लिए अब हम कोटि बता सकते हैं। क्या हो गई कोटि इक्वल टू, हाँ जोड़ दो, घातों को जोड़ दो, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। ये लो, ठीक है। और देख लेंगे एग्जाम्पल, और इस तरह से कोई भी दर समीकरण हमको दे दी है, r इक्वल टू के, a की पावर 1 b की पावर 1, ठीक है। बताइए कोटि बोलो, जल्दी बोलो बेटा, चलो। कोटि इक्वल टू हो गई हमारी कितनी, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, ठीक है। और देखेंगे c, r इक्वल टू के, a की पावर 2 b की पावर 1, बोलेंगे कोटि कितनी हो गई, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। बोलो बात क्लियर है। एक एग्जांपल और ले लो, r इक्वल टू के, a की पावर 2 और b की पावर -1। मैंने अभी कहा भी था आपसे क्या कि कोटि का मान नेगेटिव हो सकता है, किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट के लिए हो सकता है, कंप्लीट रिएक्शन के लिए नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा यहां पर जोड़ दो, 2 -1 और जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, +1। आराम से बता देंगे कोटि को। इसके लिए कोटि बताइए, r इक्वल टू के, a की पावर 1 b की पावर 1/2। बोले कितनी हो जाएगी, 1 और आधा 1.5 यार, ठीक है ना, 1 प्लस आधा तो कितनी हो गई, 1.5। और कोटि का मान भिन्नात्मक हो सकता है, अणुसंख्यता नहीं हो सकती इस तरीके से, लेकिन कोटि जो है वो भिन्नात्मक हो सकती है। बोले बात क्लियर है, क्लियर है, बात क्लियर है। चलते हैं कहानियों को आगे की ओर लेकर के, नोट करें जल्दी से। हाँ बेटा चलें आगे, चलिएगा। तो ये हमारी सारी की सारी क्या लिखी हुई है, दर समीकरण लिखी हुई हैं। अब दर समीकरण में ये बार बार से ना ये के आ रहा है। अभी मैंने समानुपाती को हटाया था और क्या लगाया था, के। अब हम इसी की बातें करेंगे बच्चों, के की। दोबारा से मैं आपको कोटि की तरफ लेकर के चलूंगा, बहुत टाइम के लिए लेकर के चलूंगा, लंबी बातें करेंगे, लेकिन पहले इस छोटी सी चीज को हम यही खत्म करके चलते हैं, व्हाट इज के। आएंगे तो फिर बच्चों के जो है इसको बोलते हैं हम दर नियतांक, या इसी को कहते हैं बच्चों वेग नियतांक। नियतांक की जगह स्थिरांक भी लिख सकते हो, ठीक है ना, दर स्थिरांक, वेग स्थिरांक,
या इसी का एक सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम है वो है विशिष्ट अभिक्रिया वेग। विशिष्ट अभिक्रिया वेग बोलते हैं बेटा इसको, ठीक है। चलिएगा, अब के जो है बेटा इसकी परिभाषा में आपको बनाना दिखाता हूं। देखिए R इक्वल टू, अभी हमने कोई भी दर समीकरण लिख ली, a की घात m और b की घात n, ये हमारी दर समीकरण है, ठीक है। के की परिभाषा आपके जेट में एक बार पूछी भी गई है कि विशिष्ट अभिक्रिया वेग जो है इसकी परिभाषा में से कौन सी सही है, सुनेंगे तो फिर। बच्चों मैंने ए की सांद्रता जो है, ए की सांद्रता को 1 कर दिया, सुनते रहें। बी की सांद्रता जो है, बी की सांद्रता को भी मैंने 1 कर दिया, इकाई, ठीक है। माना कि क्रियाकारक ए की सांद्रता क्या है, 1 m, 1 मोल प्रति लीटर है, इसकी भी 1 m है, ठीक है। ये भी कर दिया 1, तू भी कर दिया 1, तो फिर क्या रह गया, तो R इक्वल टू क्या हो गया, के। बोलो बात क्लियर है। अब परिभाषा बनाते हैं हम लोग कि क्रिया कारकों की सांद्रता क्या है, एक को क्या बोलते हैं, बोलिए इकाई यूनिट। कि क्रिया कारकों की इकाई सांद्रता होने पर, जब क्रिया कारकों की सांद्रता हमने 1 कर दी तो फिर R को ही क्या कह देते हैं, के। अभिक्रिया वेग को ही विशिष्ट अभिक्रिया वेग कह देते हैं। परिभाषा को मैं लिखूंगा, इधर आप नोट कर सकते हैं। अभिकारकों की इकाई सांद्रता होने पर अभिक्रिया वेग बोले तो R ही विशिष्ट अभिक्रिया वेग बोले तो के कहलाता है। नोट करो चलो, ठीक है। यदि क्रियाकारकों की सांद्रता 1 है तो इस स्थिति में R को ही हम क्या कह देंगे, के कह देंगे। अभिक्रिया वेग को ही क्या कह देंगे, विशिष्ट अभिक्रिया वेग कह देंगे, विशिष्ट अभिक्रिया वेग कह देंगे, ठीक है ना। चलिएगा बेटा, तो ये हमने के की बात की है कि के होता क्या है। के को दर नियतांक या वेग नियतांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहते हैं। परिभाषा मैंने इसकी बता दी है। अब बातें करेंगे के की इकाई की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा यहां से। ये थोड़ी ना मैंने कहा कि जेट में पूछा जाएगा। सर गारंटी ले रहे हो क्या पूछा जाएगा? हाँ मैंने गारंटी ली है कि पूछा जाएगा, किसी ना किसी एग्जाम में तो पूछा जाएगा। के की इकाई, चलो बेटा अब इसके लिए डेरिवेशन तो करवा नहीं रहा हूं, ठीक है ना। यदि 12th वाले बच्चों को पढ़ा रहा होता तो इसका डेरिवेशन भी करवा देता। अब डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए बेटा, के इक्वल टू मोल की घात 1 माइनस m प्लस n। और m प्लस n का मतलब आपको पता है अच्छे से, कोटि, ठीक है ना। 0 कोटि की अभिक्रिया है तो m प्लस n 0 हो गया। प्रथम कोटि अभिक्रिया है तो m प्लस n 1 हो गया। द्वितीय कोटि अभिक्रिया है तो m प्लस n 2 हो गया। तृतीय कोटि अभिक्रिया है तो m प्लस n 3 हो गया। चतुर्थ कोटि अभिक्रिया है तो m प्लस n 4 हो गया। ओके चलिए, लीटर की घात m प्लस n माइनस 1 और सेकंड इनवर्स। तो ये हमारा फंडामेंटल फॉर्मूला है। दुनिया की किसी भी कोटि की अभिक्रिया हो, इस फॉर्मूले के द्वारा हम के की इकाई निकाल सकते हैं। आएंगे सबसे पहले नंबर 1, शून्य कोटि रिएक्शन। शून्य कोटि, तो शून्य कोटि रिएक्शन के लिए बेटी m प्लस n की वैल्यू कितनी हो गई, 0। यही तो मैं कह रहा हूं कि m प्लस n का मान कितना हो गया, 0। अब यहां 0 रख दो। चलो के की इकाई बताओ। के इक्वल टू, बोलते चलो, मैं इंग्लिश लिखूंगा, मोल 1 माइनस 0, तो फिर मोल ही रह गया, मोल इंटू पहुंचेंगे, आगे पहुंचेंगे लीटर। m प्लस n का मान कितना है, 0 माइनस 1, तो 0 माइनस 1 का मतलब क्या हो गया, -1।
और सेकेंड इनवर्स। ये लो, ये पहले भी आई है क्या कहीं पर, याद आ रहा है? ये पहले भी हमने कहीं पढ़ा है, मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। दर की इकाई, अभिक्रिया दर की इकाई भी यही थी, आर की इकाई। तो बिल्कुल याद रखने की बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे। जेट 2017 में पूछा गया, वो 17 18 हो सकता है, वो 1-2 साल, ठीक है ना, लेकिन पूछा गया है, चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आर बराबर के, आर की इकाई, ठीक है ना, मान नहीं बोल रहा हूं मैं, आर की इकाई और के की इकाई बराबर होती है कौन सी कोटि अवक्रिया के लिए? शून्य कोटि के लिए, जीरो ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर अवक्रिया के लिए के की इकाई वही होती है जो आर की इकाई होती है। आर की इकाई क्या होती है? मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। चलते नंबर 2 पर, ऊपर ले लेंगे, क्या पता नीचे बच्चे नहीं देख पाए। चलते प्रथम कोटि अवक्रिया पर। प्रथम कोटि रिएक्शन। तो प्रथम कोटि रिएक्शन के लिए बच्चों m प्लस n का मान कितना हो गया? 1 हो गया सर, ठीक है। रख दो फॉर्मूला में, K इक्वल टू, चलो फॉर्मूला पूरा लिख के रखते हैं हम, मोल 1 माइनस m प्लस n का मान कितना है? 1 है, 1 माइनस 1, ठीक है। लीटर, ठीक है। यहां भी क्या हो गया? m प्लस n माइनस 1, तो m प्लस n का मान 1 माइनस 1, सेकेंड इनवर्स। बोलो बात समझ में आ गई? तो 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0, तो मोल की घात 0, लीटर की घात 0, सेकेंड इनवर्स, ठीक है। किसी की भी घात 0 का मतलब 1 होता है, इसका मतलब उसे लिखने की जरूरत नहीं होती, वो गया। घात 0 है, इसका मतलब तेरा कोई मतलब नहीं, तेरा भी कोई मतलब नहीं। तो प्रथम कोटि अवक्रिया के लिए के की जो यूनिट आएगी वो आएगी सेकेंड इनवर्स। वेरी मोस्ट कर लो बेटा, वेरी मोस्ट कर लो, ठीक है। तो प्रथम कोटि अवक्रिया के लिए के की इकाई हमने निकाली सेकेंड इनवर्स। चलो द्वितीय कोटि के लिए निकालते हैं हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, द्वितीय कोटि अभिक्रिया। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए बताओ बेटा, m प्लस n का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, m प्लस n की वैल्यू 2 हो जाएगी। चलिए हम फॉर्मूले में रखते चलते हैं, निकालते हैं फाइनली। k इक्वल टू मोल, ठीक है, 1 माइनस m प्लस n, ठीक है ना। अभी फंडामेंटल फॉर्मूला मैंने आपको लिखा दिया था, वो नोट कर रखा है आपने, देख सकते हो। बोले 1 माइनस m प्लस n, तो 1 माइनस 2, m प्लस n का मान 2 है ना। चलिए लीटर, तो लीटर m प्लस n माइनस 1, तो m प्लस n तो है 2 माइनस 1, सेकेंड इनवर्स। ये लो, बोलो बेटे क्या आ गई? k इक्वल टू, बताओ 1 माइनस 2 का मतलब माइनस 1 हो गया कि मोल इनवर्स, ठीक है। लीटर पर पहुंचेंगे तो लीटर की घात कितनी बच गई? 2 में से 1 गया तो 1 बच गई केवल, ठीक है। तो लीटर की घात 1, वो लिखो मत लिखो, ठीक है ना, नहीं लिखेंगे तो भी 1 तो वो मान लेते हैं, सेकेंड इनवर्स। तो ये हो गई हमारी द्वितीय कोटि अवक्रिया के लिए के की इकाई मोल इनवर्स, लीटर, सेकेंड इनवर्स। तो इस तरीके से आप दुनिया की कोई भी कोटि की अभिक्रिया हो आराम से निकाल सकते हैं के की इकाई, ठीक है। आप ट्राई करना। चलो क्वेश्चन ले लो होमवर्क के लिए, तृतीय कोटि अभिक्रिया के लिए के की इकाई निकाल लेना। तृतीय कोटि के लिए के की इकाई क्या होगी, और कोटि यदि 2.5 हो तो फिर के की इकाई क्या होगी, ठीक है ना। 2.5 और 3 इन दोनों के लिए आपको कैलकुलेट करना है, आराम से कर लेंगे। m प्लस n का मान कितना दिया हुआ है? यहाँ 3, तृतीय कोटि है तो m प्लस n का मान 3 हो गया, और यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया 2.5, तो यहाँ m प्लस n का मान कितना है? 2.5। फंडामेंटल फॉर्मूला से आप तृतीय कोटि अभिक्रिया, कोई भी कोटि की अभिक्रिया के लिए के की इकाई को निकाल पाओगे। चलिएगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत पूछता है। एक क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, मिटा दूं? चलिए,
एक प्यारा सा क्वेश्चन देखेंगे। 2a इक्वल टू प्रोडक्ट, 2a इक्वल टू प्रोडक्ट के लिए k इक्वल टू 10 टू द पावर -2 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है, तो कोटि बताओ। सर ये क्या है बेटा? ये क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। ये कोई क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि कोटि बताओ, हमने कुछ नहीं किया, हम के की इकाई को पकड़ लिए। ये पकड़ लिए के की इकाई को। क्या दी हुई है के की इकाई? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो के की ये इकाई कौन सी अभिक्रियाओं के लिए होती है? शून्य कोटि। मैंने अभी आपके लिए निकलवाया है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए के की इकाई क्या थी? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो के की इकाई देख करके भी बता सकते हैं हम कि कौन सी कोटि की अभिक्रिया है। तो हमारा इसका उत्तर होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलो अब तुम बताते हो। 2a प्लस बी इक्वल टू सी, यदि k इक्वल टू 10⁻³ सेकंड इनवर्स, तो कोटि बताओ। बताओ बेटा कोटि कौन सी हो जाएगी? सर सेकंड इनवर्स जो होती है, ये सेकंड इनवर्स जो होती है, ये किसके लिए होती है? प्रथम कोटि के लिए। प्रथम कोटि, तो ये कौन सी अभिक्रिया है? प्रथम कोटि है। ठीक है, तो के की इकाई को देख करके आप आराम से भी बता सकते हैं कि कौन सी कोटि की अभिक्रिया है। बात क्लियर होगी तो फिर मैं आगे जाऊंगा, फिर मैं आगे चलूंगा। चलिए चलें। चलिएगा बेटा, क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन देखेंगे। अभिक्रिया A इक्वल टू B द्वितीय कोटि, खुद ही कह दिया उसने कि भाई ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, अभिक्रिया है। यदि क्रिया कारकों की सांद्रता डबल कर दें तो अभिक्रिया दर पर क्या प्रभाव होगा? समझ तो गए होंगे। थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं आई है, एक्चुअली नया पेन है तो फिसल रहा है, ये फिसल रहा है। हाँ बच्चों, देखेंगे कैसे करना है क्वेश्चन को, देखेंगे सॉल्यूशन। उसने कहा कि ये कोई अभिक्रिया है और ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है जी। हमने कहा चलो तो R इक्वल टू के, ए की सांद्रता की घात 2। क्या ये सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है। द्वितीय कोटि की है तो घात कितनी हो जाएगी? 2। तृतीय कोटि होती तो घात 3, चतुर्थ कोटि होती तो घात 4। द्वितीय कोटि अभिक्रिया है। यदि क्रियाकारकों की सांद्रता को डबल कर दे, डबल करो, चलो यदि क्रियाकारक यही है ना हमारा के, इसको ए से 2a कर दिया। पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है बेटी, क्या कर दिया? इसको डबल कर दिया। घात तो 2 है ही है भाई, द्वितीय कोटि की है। बताओ 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। यानी मतलब समझ में आ गया होगा बेटा कि अभिक्रिया वेग जो है वो पहले से कितने गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। अच्छा ऐसे समझ नहीं आया? चलो पूरा तरीका देखो, चलो पूरा तरीका देखो। ये R इक्वल टू हमने लिख दिया अभिक्रिया के क्वेश्चन के हिसाब से K A की पावर 2 R डैश यानी सांद्रता के बाद में वेग कितना होगा जो हमें ज्ञात करना है। ये दिया हुआ है, ये हमें R डैश ज्ञात करना है। K
2a, सांद्रता कितनी कर दी उसने, दोगुनी कर दी, डबल कर दी, तो 2a की पावर 2, ठीक है ना। द्वितीय कोटि की है तो घात 2 ही लगेगी। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। और हमेशा क्या करते, पूछा बटे दिया, 2/1 ये हमें बताना है, ये दिया हुआ है, आरडेसी तो ज्ञात करना है हमें, तो 2/1 से जो ज्ञात करना है वो ऊपर लिखते हैं, जो पूछा है वो नीचे लिखते हैं, डिवाइड में लिखते हैं। तो आर डैश अपॉन आर, भाग लगाओ बेटा, आर डैश अपॉन आर इक्वल टू, भाग लगाएंगे तो कैसे के कटी जाएगा, क्यों समय में गाड़ रहे हो, बोलो बेटा, ए से भी ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटी जाएगा, समझ में आ रहा है, क्या बचेगा 2 का स्क्वायर, क्लियर। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो आर डैश इक्वल टू, आर को उधर ले जाओ वज्रगुणा से 4r, अब क्लियर हो गया होगा ये आर डैश है भाई 4r, समझ में आ गया कि अभिक्रिया का जो नया वेग है वो कितने गुना हो जाएगा पहले की तुलना में, 4 गुना, 4 गुना आर डैश यानी नया वेग, सांद्रता बदलने के बाद का जो वेग है वो पहले वेग की तुलना में कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। बोलो आराम से कर सकते हो, करिएगा प्रैक्टिस एक क्वेश्चन की। P इक्वल टू Q प्रथम कोटि रिएक्शन है, यदि P की सांद्रता 3 गुनी कर दें तो आर डैश ज्ञात करो, कर दो चलो, अभिक्रिया वेग कितने गुना हो जाएगा बोलो, कोई नहीं बोला, क्यों कठिन लग रहे हैं क्वेश्चन, अरे कितने सरल है यार। तो आर इक्वल टू के लिखो, के क्रियाकारक कौन है हमारा, पी, पी की घात 1, क्योंकि प्रथम कोटि अभिक्रिया है, प्रथम कोटि है तो घात 1 लग गई। आर डैश हम बना देते हैं, आर डैश इक्वल टू के, बोलो पी की सांद्रता को कितने गुना कर रहा है, 3 गुना, तो 3p की घात 1, भाग लगा दो, ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, वैसे तो कुछ करना ही नहीं है, इतना टाइम क्यों में गाड़ोगे कंपटीशन में, प्रथम कोटि की है, 3 गुना कर रहा है तो 3 की घात 1, 3 गुना ही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाग लगाएंगे हम, आर डैश अपॉन आर इक्वल टू, के से मर गया के, बोलो पी की घात 1, पी की घात 1 से पी की घात 1 मर गया, क्या आया केवल, सामने क्या बचा केवल 3, तो आर डैश इक्वल टू 3r, ये लो। सर आप चिल्लाते क्यों, कभी कभी बहरूजी भरते हैं क्या, नहीं नहीं एनर्जी आती है ना कभी कभी, है ना, अच्छा समझ में आता है ना, मेरे समझ में आता चलता है ना, तो फिर मेरे ना एनर्जी आ जाती है कि मैं समझ रहा हूँ, मैं भी केमिस्ट्री समझ सकता हूँ। बोलो तुम्हारी समझ में आया, इस तरह के दोनों क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे, कर लेंगे पक्का। तो फिर पेश है आपके सामने एक नया और लाजवाब क्वेश्चन, पूछेगा तो ऐसे ही क्वेश्चन वो। चलो अब चलते हैं भाई लोगों नए क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे बेटा क्वेश्चन, 2a + 3b इक्वल टू c, ये कोई अभिक्रिया है, ठीक है, प्रोडक्ट लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट से हमें मतलब होता नहीं, सी लिख लो, डी लिख लो, कुछ ही लिख लो, के लिए ए के संदर्भ में कोटि, संदर्भ का मतलब होता है के लिए, ठीक है ना, में कोटि 2 है, खुद ने कह दिया इस बार की भाई ए के लिए कोटि कितनी है, माना कि 2 है, तथा बी के लिए कोटि -1 है। उत्तरी मरवा दिया गुरुजी, -1 भी होती है, हाँ होती है ना। तो नंबर 1 कुछ चीजें ज्ञात हो करनी होंगी आपको। नंबर 1 रेट इक्वेशन लिखो, दर समीकरण लिखो, बी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब अभिक्रिया की कोटि,
बताओ नंबर 3, यदि ए की सांद्रता डबल कर दे, ए की सांद्रता डबल कर दे तो रेट बताओ, अभिक्रिया दर बताओ। ठीक है ना, अभिक्रिया की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस तरह भी कह सकता है वो। डी, यदि ए एंड बी दोनों की सांद्रता डबल कर दे तो फिर रेट बताओ। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, आपके जितने भी संशय हैं, कंफ्यूजन हैं, डाउट्स हैं, वो सारे क्लियर होने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर। नोट करेंगे क्वेश्चन को आप लोग, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, ये भी नोट करिएगा। मैं इसको थोड़ा सा ना स्याही पिला लेता हूं। चलिएगा बेटा, नोट कर लिया है आपने तो साइड में आ जाएंगे, थोड़ा सा पेन छोड़ देंगे प्यारे बच्चों। आइए इधर। सबसे पहले हमसे कहा गया कि रेट इक्वेशन लिखो। पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लें कि ए के संदर्भ में कोटि 2 है और बी के संदर्भ में कोटि -1 है। रेट इक्वेशन लिखो। हमने तो लिख दी ना, आर इक्वल टू, रेट इक्वेशन लिखना खूब जानते हो आप, के, बोलो एक ही घात कितनी लगा देंगे, 2 लगा देंगे सर, द्वितीय कोटि है तो 2, और बी की घात -1। ये लो सर, ये हो भी गया। हाँ हो गया प्यारे, हो गया बेटा। रेट इक्वेशन हमने लिख दी, इधर समीकरण लिख दिया हमने। इसी तरह तो लिखते हैं रेट इक्वेशन को। चलिए तो सर सेकंड पर पहुंचते हैं भाई लोगों, सेकंड पर पहुंचते हैं। कोटि बताओ, कोटि के लिए मैंने आपसे क्या कहा था, सांद्रता पदों की घातों को जोड़ो, घात जोड़ दो, तो 2 प्लस माइनस का 1, सही है ना। तो बताओ कितना आ गया, 1 आ गया प्लस का, प्रथम कोटि अभिक्रिया है। बोलो बात क्लियर हो तो बेटा चले आगे, चले, दिख तो रहा है ना साइड में। सी पॉइंट पे पहुंचते हैं। यदि ए की सांद्रता डबल कर दे तो रेट, ठीक है, मिटाना होगा मुझे, जगह की आवश्यकता होगी इसलिए मैं मिटाऊंगा। ये नोट कर लो आप लोग, इधर से मिटा देते। चलो बेटा आएंगे बेटा सी। देखो सबसे पहले तो हम रेट इक्वेशन को लिखते हैं इसके लिए, आर इक्वल टू के, ए की घात, ए के संदर्भ में कोटि 2, बी के संदर्भ में कोटि है -1। ध्यान से देखते चलना बेटा। उसने कहा कि ए की सांद्रता को डबल कर दें तो रेट पर क्या प्रभाव होगा। बी के लिए उसने कुछ नहीं बोला, बी के लिए कुछ नहीं बोला, इसका मतलब बी में वो कोई परिवर्तन नहीं करेगा, ना इसको डबल कर रहा है, ना वो आधा कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। बी की सांद्रता को परिवर्तित नहीं कर रहा है जब तक वो नहीं कहे। मैंने चौथे क्वेश्चन में क्लियर कहा है कि ए और बी दोनों को दुगना कर दिया, लेकिन नंबर सी में मैंने कहा है कि ए को डबल कर दिया। ए को डबल कर दिया इसका मतलब बी में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। बोलो चले आगे। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं जी, ठीक है। आर डैश या आर ही लेने दो, आर इक्वल टू के। बताइए ए के क्या बोला था, ए के सांद्रता को डबल कर दिया, सॉरी ए की सांद्रता को दोगुना कर दिया। ये लो सर, ए से कितना कर दिया, 2a कर दिया, ए से 2a कर दिया, क्लियर है। लेकिन बी की सांद्रता के लिए उसने कुछ भी जानकारी नहीं दी, इसका मतलब बी की सांद्रता में कोई उसने परिवर्तन भी नहीं किया, ठीक है। ये हमारा हो गया है इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। भाग लगा तो बिल्कुल अभी की तरह जैसे मैंने आपको बताया था, 2/1। इसको आर डैश कर लो, बोले करना चाहें तो, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। भाग लगाएंगे, भाग लगाएंगे, बोलिए। अरे ये कट गया, ये लो कट गया, कैसे कट गया, के भाग लगाते चलिएगा। ये इसमें इसका भाग लगाना है, 2/1 कर रहे हैं हम, ध्यान रखना।
2/1 पूछा बटे दिया, ये तो पूछा है। क्लियर है? के से कट गया के, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म। बोलो आंसर, बोलो आंसर कितना हो गया? आर डैश इक्वल टू कितने गुना हो जाएगी रेट? रेट पहले की कंपेरिजन, पहले की तुलना में 4 गुना हो जाएगी। समझ में नहीं आया है क्या? समझ नहीं आया है तो फिर डी वाले को समझो। पहुंचते हैं डी पर, डी को करेंगे। चलिए सबसे पहले हम रेट इक्वेशन को लिख देंगे। आर इक्वल टू के, ए की पावर टू है, बी की पावर -1 है। सर ये आप कहां से लिख देते हो? अरे क्वेश्चन में से लिखिए यार, कहां से लिख देते हो? क्लियर है भैया? हाँ, अब ये है हमारी समीकरण नंबर 1। कहानी को आगे पढ़ते हैं। तो उसने कहा कि ए को भी डबल करूंगा मैं और बी को भी डबल करूंगा। कर ले भाई, तेरी मर्जी है, तू कर ले। ए को डबल कर दो, लो जी ए को कर दिया डबल। बी को डबल कर दो, बी को कर दिया डबल, बी की कंसंट्रेशन भी कर दी डबल। समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 2 में लगा दो भाग 1 का। समीकरण 2/1 से आर डैश। चलिए तो आर डैश अपॉन आर देखते रहेंगे बेटा, नहीं तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके कहेंगे सर ये कैसे हुआ था, एक बार और बताइएगा। चलिए चले आगे। चलिए के से के काट दूं, यहीं की यहीं लिखना की क्या जरूरत है? के से के काट दूं, के से के काट दूं, पक्का काट दें। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर को खा जाएं, खा जाओ। बी की पावर -1 से बी की पावर -1 को खा जाएं, खा जाओ। सर क्या बचा प्यारे? सर बचा है सामने 2 की घात 2 और 2 की घात -1। बोलो बाकी चीजें तो सब कैंसिल हो गई हैं, ये बचा है हमारा। बोलो 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4 गुणा, गुणा ही तो है ये। 2 की घात -1, 2 की घात -1 को क्या मैं 1/2 लिख दूं? हाँ सर बात तो सही है सर, ये तो हमारे दिमाग में नहीं आ रही थी सर, हमको ना इतनी देर से कोई डर नहीं लगा था। हाँ तो जैसे ही सर आपने ये लगाया ना तो हमने ना वीडियो को बंद करने की सोच लिया कि अब आगे कुछ नहीं होगा। अरे यही तो बात है भाई, 1/2, ये तो ऊपर जाएगा तो -1 ही तो हो जाएगी ना इसकी घात। 2 से कट गया 2 बार तो ये आ गया हमारा 2, तो आर डैश इक्वल टू 2r, यानी अभिक्रिया का जो वेग है वो पहले की तुलना में 2 गुना हो जाएगा। अभिक्रिया दर जो है वो पहले से डबल हो जाएगी। कौन सीखा इस प्रकार के क्वेश्चंस को? आराम से कर लेंगे बेटा क्वेश्चन को। इस तरह के काफी क्वेश्चन और भी डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो पूरे लेक्चर को देखिएगा, नोट्स खुद बनाइएगा बेटा। मैं जो आज बात की है, ये बातें की है के बारे में, के की इकाई कैसे निकालें, जटिल अभिक्रियाओं के लिए अणुसंख्यता कैसे निकालें, और अभिक्रिया के लिए हम रेट इक्वेशन कैसे लिखें, कोटि कैसे बताएं, ये पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं। बाकी की जो बातें हैं वो नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे, बाकी की चर्चाएं जब हम मिलेंगे तब करेंगे। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए, सतर्क रहिए, कोरोना से सतर्क। और उनको से आतंकवादी थोड़ी ना आ रहे हैं, कोई आतंकवादी नहीं आ रहा है ऐसे ना, कोरोना ना ऐसे चल रहा है थोड़ा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट मीटिंग में। थैंक यू वेरी मच।